हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग दृष्टि आईएएस टेस्ट सीरीज में अभी साइंस की एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखा होगा। हमने एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। 50 क्वेश्चंस हमने हिस्ट्री के भी डिस्कस कर लिए हैं। अभी हम लोग साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। और चलिए देखते हैं आज का अपना क्वेश्चन। और अगर आप लोग पहली बार चैनल को विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जल में स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है: सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट, सोडियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, या फिर मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट। तो आपके पास ये जो 4 ऑप्शन है, इसमें अगर देखेंगे कि सही जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट की उपस्थिति के कारण जो जल है उसमें स्थायी कठोरता होती है। तो जल की जो स्थायी कठोरता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के फ्लोराइड एवं जो सल्फेट लवण होते हैं वो घुले रहते हैं। अब देखिए कि जो जल की स्थायी कठोरता है उसमें सोडियम कार्बोनेट मिला करके या फिर उसको गर्म करके अगर हम जो है जो स्थायी कठोरता है जल में, इसमें सोडियम कार्बोनेट मिला दें। क्या मिला दें? सोडियम जो कार्बोनेट होता है उसको मिला दें या फिर इसको गर्म कर दें पानी को, तब भी जो मतलब उसकी कठोरता है उसको दूर किया जा सकता है। और इसकी जो मतलब कि दूर करने की, यानी कि जो जल की स्थायी कठोरता है उसको दूर करने की जो मुख्य विधि है वो क्या है, वो ज़रूर याद रखिएगा। क्या पता कल को पूछ लें कि जल को मतलब कि जल की स्थायी कठोरता दूर करने की जो मेन विधि है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं परम्यूटेट। क्या कहा जाता है? उसको परम्यूटेट कहा जाता है। ये टा है, इसको ठा मत समझिएगा, परम्यूटेट। तो ये जो है परम्यूटेट कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहा वो तो रहा ऑप्शन बी। अभी देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पटाखों से संबंधित है। कह रहा है कि आतिशबाजी के सामान बनाने में निम्नलिखित में से किनका प्रयोग किया जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, वो है वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, फॉस्फीन यानी कि फास्फोरस हाइड्राइड, या फिर कैल्शियम फास्फाइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अपना श्वेत फास्फोरस, यानी कि वाइट फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। और क्या बनाने में? आतिशबाजी के सामान बनाने में जो वाइट फास्फोरस है उसका प्रयोग किया जाता है। जो रेड फास्फोरस आप देख रहे हैं ना, लाल फास्फोरस, इसका जो है उपयोग आप कहाँ देखेंगे, तो इसका जो उपयोग है वो दिया सलाई में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? दिया सलाई के उपयोग में इसका मतलब कि दिया सलाई का जो निर्माण है उसमें लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है। और ये जो मतलब कि लाल फास्फोरस होता है, ये आप देखिए कि जल और जो कार्बन डाइसल्फाइड है इन दोनों में ही अघुलनशील है, यानी कि इनमें ये घुलता नहीं है। आगे आप देखिए जो हमारा तीसरा ऑप्शन दिया है फॉस्फीन यानी कि फास्फोरस हाइड्राइड, ये क्या है? तो ये भैया पेड़ पौधे और अन्य जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनको सड़ने, उनके जो है सड़ने से जो दलदली स्थान है उसमें पैदा होता है। और वायु में ये जो है, अगर ये वायु में रहेगा ना तो ये जल उठता है, यानी कि हवा के संपर्क में आने से ये जो फास्फोरस हाइड्राइड है ये जल उठता है। और साथ में ये एक रंगीन और सड़ी मछली के जैसी गंध वाली गैस होती है, यानी कि इसकी जो गंध है वो कैसी होती है, तो जैसे कोई मछली सड़ जाए तो जैसे उसकी स्मेल आती है उस टाइप की इसकी गंध होती है। और साथ में ये मतलब कि इसका कोई रंग नहीं होता, तो ये एक रंगहीन गैस होती है, ये याद रखिएगा। और अभी आप देखिए कि लास्ट में जो है हमारा ऑप्शन वो क्या है, वो है कैल्शियम फास्फाइड। तो जो कैल्शियम फास्फाइड है ये होम सिग्नल बनाने के काम आता है और इसका उपयोग जो है वो समुद्र में जहाज़ों को संकेत देने में किया जाता है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा कि इसका उपयोग जो है वो समुद्र में जहाज़ों को संकेत देने के लिए किया जाता है, जहाज़ों को संकेत देने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो हमने देख लिया कि वाइट फास्फोरस होगा। जो हमारे आतिशबाजी के सामान होते हैं उनमें वाइट फास्फोरस का उपयोग होता है। हमने ये भी देख लिया कि जो रेड फास्फोरस होता है उसका प्रयोग दिया सलाई में किया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो मरुस्थलों से रिलेटेड है, इसे आप ज्योग्राफी से भी रिलेट कर सकते हैं, हालांकि ये साइंस का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि भूमि की उच्च तापमान जड़ों को जो है लंबा होने हेतु प्रोत्साहित करते हैं, या फिर जड़ें जो है वो पानी की तलाश में लंबी होती हैं। तीसरा कह रहा है कि भूमि में पानी नहीं होता अतः ये सख्त होकर जड़ों पर दबाव डालती हैं जिससे वो लंबी हो जाती हैं। और लास्ट है कि जड़ें सूर्य की गर्मी के विपरीत दिशा में
बढ़ती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कि जो जड़ें होती हैं वो पानी की तलाश में जो है लंबी होती जाती हैं, उतनी लंबी होती जाती हैं जब तक उनको पानी की जो मतलब की मात्रा है वो ना दिखने लगे। आप देखेंगे कि पानी की ही तलाश में कभी कभी 12 से 15 मीटर गहराई तक जो है ये जड़ें चली जाती हैं। अभी आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। 4 ऑप्शन है, एड्रीनल, थायराइड, थाइमस या फिर पिट्यूटरी। तो सभी को पता होगा, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि है वो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, और ये कहाँ पाई जाती है। तो आप जानिए कि ये कपाल की जो स्फेनॉइड हड्डी होती है उसमें सेला टर्सिका नामक गड्ढे में होती है। कहाँ पे होती है तो आप याद रखिएगा, हो सकता है केवल इतना ही पूछ ले कहाँ पाई जाती है, तो ये कपाल में पाई जाती है। कपाल की एक हड्डी होती है जिसका नाम है स्फेनॉइड। तो जो कपाल की स्फेनॉइड नामक हड्डी होती है उसमें एक गड्ढा होता है सेला टर्सिका नामक, उसी में ये उपस्थित होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये मानव जो शरीर है ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। अगर हम देखें अपना जो थायराइड ग्रंथि है इसके बारे में, तो जो थायराइड ग्रंथि है ये ग्रंथि श्वास नली या ट्रैकिया के दोनों तरफ लैरिक्स के नीचे उपस्थित होती है। जबकि जो हमारा थाइमस ग्रंथि है ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये जो हमारी ग्रंथि है वो वक्ष में हृदय के आगे जो है स्थित होती है, और ये जो ग्रंथि है ये वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सी ग्रंथि है जो वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, तो वो भैया थाइमस ग्रंथि है जो वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, ये आपको वृद्धावस्था में नहीं मिलेगी। तो आगे देखते हैं, एक और है हमारी एड्रीनल ग्रंथि। जो हमारी एड्रीनल ग्रंथि है इसको आप देखिए कि ये जो ग्रंथि है ये प्रत्येक वृक्क के ऊपरी सिरे पर अंदर की ओर स्थित होती है, और वस्तुतः आप देखेंगे इसके 2 पार्ट्स होते हैं, और वो पार्ट्स कौन है, तो एड्रीनल ग्रंथि के 2 पार्ट्स जो हैं, एक तो है कार्टेक्स, कौन सा है, एक है कार्टेक्स, जबकि दूसरा है हमारा मेडुला। तो इसका हमने राइट आंसर तो देख लिया कि राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सत्य फल असत्य फल, इसका क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। अभी देखते हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य फल का उदाहरण है, सेब, आम, ए और बी दोनों, या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो आम होता है वो सत्य फल का उदाहरण है, जबकि जो असत्य फल का उदाहरण कौन सा है, तो सेब है। असत्य फल का उदाहरण है सेब। तो जो सत्य फल होते हैं इनका मतलब कि प्रोसेस क्या है, तो यदि जो फल है उसके बनने में केवल अंडाशय ही भाग लेता है तो उसे हम सत्य फल कहते हैं। लेकिन अगर फलों के बनने में अंडाशय के अतिरिक्त जो पुष्प है या फिर अन्य जो पार्ट्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनसे जो फल बनते हैं उन्हें असत्य फल कहा जाता है। असत्य फलों में आप देखिए कि पुष्पासन, बाह्य दल और जो पुष्प है ये सारी चीज़ें पार्टिसिपेट करते हैं। और कुछ उदाहरण में हम देखेंगे कि जो सेब आप देख रहे हैं ना, ये असत्य फल का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन ए, कि जो सत्य फल है इसमें आप जो देख रहे हैं वो है आम। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अवार्ड किस वर्ष मतलब कि प्रदान किया जाएगा। दैट मीन्स ये केवल ये पूछ रहे हैं कि कौन सी डेट है जब ये दिया जाता है। तो आप जानिए कि 23 जनवरी को दिया जाता है, और सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये कह रहे हैं कि जो साउथ पोल है यानी कि दक्षिणी ध्रुव, इस पर अकेले पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, मेघा राजगोपालन, या फिर हरप्रीत चंडी, या अंजलि भारद्वाज, या प्रियंका मोहिते। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, यानी कि हरप्रीत चंडी। तो ये थोड़ा 2 क्वेश्चन वैसे मैंने करा दिए। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वृक्षों की आयु जो है ये वर्षों में निर्धारित की जाती है। कैसे, मतलब कि जो वृक्ष है उनकी आयु का निर्धारण किया जाता है कि ये वृक्ष 50 साल का है या 100 साल का है। तो वही पूछ रहे हैं कि हम इसको कैसे निर्धारित कर पाते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसके भार द्वारा, इसकी ऊंचाई द्वारा, इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के द्वारा, या फिर इसकी जड़ों की लंबाई द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा, इसके वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर जो वृक्षों की आयु है वो ज्ञात की जाती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि रुधिर और जो मतलब कि धमनी और सिराओं के बारे में आपसे स्टेटमेंट पूछा गया है।
तो निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट धमनी के बारे में है, कह रहा है कि जो धमनी है वो रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है, जबकि जो सिराएं हैं वो रुधिर को अंगों से हृदय में लाती हैं। तो फिर से पढ़ रहे हैं एक बार। जो धमनी है यानी कि जो धमनी है उसको कह रहे हैं कि ये जो खून है यानी कि रक्त यानी कि रुधिर, इसको हृदय से यानी कि हमारे जो हार्ट है वहाँ से लेकर के पूरे जो अन्य पार्ट्स हैं बॉडी के वहाँ पे इनको सर्कुलेट करती है, जबकि जो सिराएं होती हैं ये रुधिर को अंगों से ले जा करके कहाँ जो है मतलब देती हैं, तो हृदय में देती हैं। दूसरा कह रहा है कि जो ध्वनि है वो त्वचा की ऊपरी परत, सॉरी ध्वनि कह रहे हैं, हमारा भी दिमाग खराब है, जो धमनी है ना उसके बारे में कह रहे हैं कि जो धमनी है वो त्वचा की ऊपरी सतह में स्थित होती है, जबकि जो सिराएं होते हैं वो शरीर की गहराई में स्थित होती हैं। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है कि कौन सा सही है, ये केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, जबकि नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कि जो ऑप्शन ए दिया है वो एकदम सही दिया है। जो धमनी होती है वो रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है, जबकि जो सिराएं हैं वो रुधिर को अंगों से हृदय में ले जाती हैं। मैंने इसको इस तरह से याद कर रखा है, सिराएं दैट मीन्स सिर, और जो सिर है वो क्या है, वो बॉडी का एक पार्ट है। तो वो जो है बॉडी के एक पार्ट से ब्लड को हृदय की ओर ले जाना, तो ऐसे मैंने कोरिलेट करके याद किया हुआ है। ज़रूरी नहीं कि आप भी ऐसे याद करें, मैंने ऐसे याद किया है तो शायद आपको भी हेल्प हो जाए कि जो सिराएं हैं वो रुधिर को अंगों की तरफ ले जाती हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो धमनियाँ होंगी वो रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाएंगी। तो इस टाइप से मैंने याद कर रखा है। अभी देखिए ये जो धमनी वाला ये कह रहा है, जो धमनी है वो त्वचा की ऊपरी सतह में स्थित होती है। दरअसल ये मतलब कि चेंज हो गया है, इंटरचेंज कर दिया गया है। जो धमनी है वो त्वचा की ऊपरी सतह में नहीं, वो शरीर की जो है गहराई में पाई जाती है, जबकि जो सिरा होती है ना वो ऊपरी सतह में स्थित होती है। तो इसी वजह से सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है और पहला वाला स्टेटमेंट सही है। चलिए कुछ जो है आर्टरी और जो वेन्स हैं इनके बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले हम धमनी के बारे में देखेंगे। तो धमनी के बारे में सबसे पहले देखेंगे, शायद नीचे कुछ जगह हो, नीचे जगह नहीं है, तो यहीं पे देख लेते हैं। जो धमनी है सबसे पहले हम इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि ये रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं। तो रुधिर रुधिर है यानी कि जो हमारा रक्त है उसको हार्ट से जो अन्य बॉडी पार्ट्स होते हैं उनकी तरफ ले जाने का काम किनका होता है, तो धमनियों का होता है। आप देखिए इनमें कपाट नहीं पाए जाते हैं, इनमें कपाट नहीं पाए जाते हैं और ये शरीर की गहराई में स्थित होती हैं, शरीर की गहराई में स्थित होती हैं। और आप देखिए कि इनकी जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं और साथ में पेशी होती हैं, और जो इनका आंतरिक गुदा है वो कैसा होता है, शकरा होता है, और साथ में ये खाली होने पर पिचकती नहीं है। अभी अगर हम देखें यही सारे पॉइंट्स जो वेन्स है यानी कि जो सिराएं हैं उनके बारे में, अगर हम सिराओं के बारे में देखेंगे तो आप देखिए कि इनका जो काम होता है, ये जो ब्लड है उसको बॉडी अन्य जो बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ से ले जाकर के, यानी जो अशुद्ध रक्त है उसको बॉडी पार्ट से ले जाके हार्ट में देती हैं, ताकि वहाँ जो ब्लड है वो शुद्ध हो सके यानी प्यूरिफाई हो सके। तो जो सिराएं हैं ये रुधिर को अंगों से हार्ट की ओर ले जाती हैं। अब देखिए इसमें कपाट पाए जाते हैं, यहाँ पे कपाट पाए जाते हैं और ये शरीर की जो ऊपरी सतह है वहीं पे मिल जाती है। तो शरीर की ऊपरी सतह पे आपको शिराएँ मिल जाएंगी और इसकी जो दीवारें होती हैं वो पतली होती हैं, साथ में लचीली भी होती हैं, और इनका जो आंतरिक गुदा होता है वो अपेक्षाकृत काफ़ी चौड़ा होता है, और अगर ये खाली हों तो ये पिचक जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जो अन्य पॉइंट्स थे वो भी मैंने आपको बता दिए। अभी हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा धमनी के बारे में कि जो धमनी होती है ये लाल रंग की होती है, जबकि जो सिराएं होती हैं ये गहरे लाल या फिर नीले या बैंगनी रंग की होती हैं। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये कुछ शोध संस्थान दिए हुए हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने भी आरओ का एग्ज़ाम दिया होगा, इस बार उत्तर प्रदेश पीसीएस जो आरओ का एग्ज़ाम हुआ था मतलब 7 फरवरी को, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। इवन हर साल पूछा जाता है। अभी देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पूछा गया है। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय वानस्पतिक पहले तो क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। आपको इसमें सही उत्तर चूज करना है। दो जो है सूचियां दी हुई हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, और एक साइड आपको दिया हुआ है कि मतलब अनुसंधान केंद्र, और दूसरी साइड उनका हेडक्वार्टर दिया हुआ है। तो चलिए मैच करते हैं। पहले तो देखिए कौन कौन से जो है अनुसंधान केंद्र दिया है। तो राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, एंड केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। और ऑप्शन में आपको मैसूर, शिमला, लखनऊ एंड राजमुंदरी दिया हुआ है।
तो ये वाला तो बहुत फेमस है, जो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है, ये राजमुंदरी में है। ये तो मुझे बहुत पहले से याद है, तो पहले इसी को हम मिलाते हैं, क्योंकि जो पहले एकदम कंफर्म रहे हमेशा उसी को मिलाना चाहिए। तो जो हमारा केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है, ये देखिए कहाँ पे है, राजमुंदरी में है। तो बी वाला आप देखिए कि बी का 4 होना चाहिए। अब बी का 4 आपको यहाँ पे मिल रहा है और कहीं पे मिल ही नहीं रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। इसका राइट आंसर तो हो जाएगा यही, लेकिन फिर भी हम लोग चूँकि प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन्हें भी हम डिस्कस करते चलेंगे। तो जो राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान है, ये आपको कहाँ मिलेगा, लखनऊ में। जो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है, ये राजमुंदरी में है। खाद्य प्रौद्योगिकी जो अनुसंधान संस्थान है, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मैसूर में मिल जाएगा। और जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है, ये कटक में शिमला में मिल जाएगा। आलू अनुसंधान केंद्र, दरअसल वो चावल अनुसंधान केंद्र होता है जो कटक में है। तो जो चावल अनुसंधान केंद्र होता है वो आपको कहाँ उसका हेडक्वार्टर मिलेगा, वो मिल जाएगा कटक में। और जो आलू अनुसंधान केंद्र है वो है शिमला में। तो इसका राइट आंसर तो हुआ 3, 4, 1, 2। अभी हम कुछ अन्य जो हैं उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि हमने लखनऊ देख लिया, हम देखते हैं जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, जिसको हम ICAR कहते हैं। ICAR अक्सर चर्चा में रहता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर आप देखिए नई दिल्ली में है। और नई दिल्ली में ही एक और हेडक्वार्टर है, और वो कौन सा है, तो वो है IARI, यानी कि जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है उसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और वो क्या है, वो है हमारा वन अनुसंधान संस्थान, यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ पे है, तो ये भैया देहरादून में है, खूब पूछा जाता है ये। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो केंद्रीय खाद्य हो गया, फिर हम देखेंगे जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है लखनऊ का है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। तो ये सारे पॉइंट्स भी याद रखिएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये जो है आपसे प्रोटीन और प्रकार पूछा गया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन वो 3 प्रकार के होते हैं। तो जो प्रोटीन है उन्हें हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, और वो कौन कौन से हैं, एक तो सरल प्रोटीन है, दूसरा आप जानते होंगे कि संयुग्मी प्रोटीन होता है, और तीसरा होता है व्युत्पन्न प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन। तो ये 3 प्रकार से हम लोग प्रोटीन को डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो वही आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि जो मतलब एग्जाम्पल दिए हुए हैं, क्या वो सही मैच कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं। आपसे इसमें रॉन्ग जो है वही पूछा गया है, एक साइड प्रोटीन है, एक साइड प्रकार है। पहला प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, दूसरा है फास्फोप्रोटीन, तीसरा है ग्लोब्यूलिन, चौथा है न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन है दरअसल वो। और आगे लिखा है एल्ब्यूमिन के आगे लिखे हैं सरल प्रोटीन, और जो फास्फोप्रोटीन है उसके आगे लिखा है संयुग्मी प्रोटीन। जो ग्लोब्यूलिन है वो कह रहे हैं व्युत्पन्न प्रोटीन है, जबकि जो न्यूक्लियोप्रोटीन है वो कह रहे हैं कि संयुग्मी प्रोटीन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो ग्लोब्यूलिन है वो व्युत्पन्न प्रोटीन नहीं है। बाकी जो ऑप्शंस दिए हैं वो सब सही हैं। तो चलिए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार से हम लोग डिवाइड करके इनको पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने सरल प्रोटीन के बारे में। तो ये जो सरल प्रोटीन होते हैं ये कैसे प्रोटीन होते हैं, तो जो सरल प्रोटीन होते हैं ये केवल अमीनो अम्ल, केवल अमीनो अम्ल, केवल अमीनो अम्ल से बनते हैं, केवल अमीनो अम्ल से बनते हैं। और इसमें एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो एल्ब्यूमिन है, ये सरल प्रोटीन होता है। एल्ब्यूमिनाइड जो है वो भी सरल प्रोटीन होता है। क्या, एल्ब्यूमिनाइड, एल्ब्यूमिनाइड ये भी सरल प्रोटीन है। साथ में ग्लोब्यूलिन जो है ये भी, ग्लोब्यूलिन जो है ये भी सरल प्रोटीन है। अभी देखते हैं जो अपना है अगला है वो है संयुग्मी प्रोटीन। और ये जो संयुग्मी प्रोटीन है ये आप देखिए, ये संयोजन प्रोटीन मतलब इनको संयोजन प्रोटीन के अतिरिक्त अन्य किसी अणु से भी बनते हैं। और संयुग्मी प्रोटीन में एग्जाम्पल आप देखिए कौन कौन से हैं, एक तो है न्यूक्लियो प्रोटीन, ये आप देखिए ये संयुग्मी प्रोटीन का उदाहरण है। और इसके साथ साथ जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन ये भी संयुग्मी प्रोटीन का उदाहरण है। और जो फास्फोप्रोटीन होता है, फास्फोप्रोटीन ये भी संयुग्मी प्रोटीन का ही उदाहरण है। अभी हम देख लेते हैं अपना लास्ट, और वो क्या है, तो वो है हमारा व्युत्पन्न प्रोटीन। और ये व्युत्पन्न प्रोटीन क्या है, तो ऐसे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के आंशिक जलीय अपघटन से प्राप्त होते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल में आपको कौन कौन मिल जाएगा, तो इनके एग्जाम्पल में आपको एक तो पेप्टोन मिलेगा, और दूसरा आप देखिए कि जो पेप्टाइड है ये भी कैसा प्रोटीन है, तो ये जो है हमारा व्युत्पन्न प्रोटीन है।
तो इसका जो राइट आंसर रहा वो यही ऑप्शन सी ही रहा, क्योंकि यही गलत मैच था। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि किस टेम्परेचर पर जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान है वो समान हो जाता है। तो ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा, 40 डिग्री, -40, -50 या फिर 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जो -40 डिग्री सेल्सियस होता है उस पर आप देखिए कि फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है वो समान होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं हम। और अब देखिए, इसमें बस यही पूछा जा रहा है, जो मतलब कि स्त्रियों की या बच्चों की आवाज़ जो है पतली होती है जबकि पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है, तो उसके मतलब कि उसका क्या रीज़न होता है। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली क्यों होती है? तारत्व के कम होने के कारण, तारत्व के अधिक होने के कारण, या फिर आवृत्ति के अधिक होने के कारण, या फिर बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो तो हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा डी है कि बी एंड सी बोथ आर करेक्ट, यही इसका राइट आंसर होगा। जो तारत्व अधिक होने के कारण और आवृत्ति के अधिक होने के कारण ही जो स्त्रियां या फिर बच्चे होते हैं इनकी आवाज़ आपको पतली सुनाई देती है। तो जो तारत्व होता है वो ध्वनि का एक लक्षण होता है, जिसके कारण जो ध्वनि है उसका मतलब कि मोटा या फिर पतला होना या तीक्ष्ण होना, ये जो गुण है वो आपको दिखाई देगा। अगर आप देखिए कि जो जो तारत्व आवृत्ति यानी कि जिसको हम जो तारत्व होता है वो फ्रिक्वेंसी पर मतलब कि निर्भर होता है। फ्रिक्वेंसी दैट मीन्स आवृत्ति होता है। तो तारत्व किस पर निर्भर करता है? जो तारत्व है वो फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करता है, फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करता है, यानी कि आवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे जैसे जो ध्वनि की आवृत्ति है बढ़ती जाती है, यानी कि अगर ध्वनि की जो आवृत्ति है, ध्वनि क्यों लिखना, अगर आवृत्ति बढ़ेगी, जो आवृत्ति है अगर वो इंक्रीज हो रही है, तो आप देखेंगे कि जो तारत्व है वो भी इंक्रीज करेगा। यानी कि अगर आवृत्ति बढ़ रही है तो तारत्व भी बढ़ जाएगा। तो ये प्रोपोर्शनल यानी कि आवृत्ति प्रोपोर्शनल हो जाएगा तारत्व। और इसके साथ आप देखिए कि जो ध्वनि है वो भी कैसी होती जाएगी? तीक्ष्ण, यानी कि बहुत तीखी और पतली होती जाएगी। तो आप देखिए जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे और जो मतलब महिलाएं होती हैं, उनकी आवाज़ पतली होती है। क्यों? इसी वजह से पतली होती है, क्योंकि जो उनका तारत्व होता है ना वो अधिक हो जाता है। और जो पुरुष हैं उनकी आवाज़ मोटी हो जाती है। और बताओ कैसे हो? तो ये जो मोटी आवाज़ है ना, ये क्यों होती है? तो आप देखिए कि तारत्व कम होने के कारण हो जाती है। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन डी। कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे जो चिड़ियाँ चहचहाती हैं ना, तो उनकी भी आवाज़ देखिए ये ऐसे ही होती है, मतलब कि पतली होती है, तीक्ष्ण होती है। जो सोनोमीटर होता है उस पर तने हुए जो पतले तार से निकलने वाली ध्वनि होती है वो भी तीक्ष्ण होती है। और जो मच्छरों की भनभनाहट होती है वो सब भी तीक्ष्ण ध्वनियाँ होती हैं। और क्यों तीक्ष्ण होती हैं? तभी मैंने बताया कि इनका जो तारत्व होता है वो अधिक होता है। अभी देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित तापमापियों में से किससे अत्यधिक ताप का मापन किया जा सकता है? ताप युग्म तापमापी, गैस तापमापी, या फिर पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, या फिर द्रव तापमापी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, यानी कि पूर्ण विकिरण जो उत्तापमापी है उसके द्वारा अत्यधिक ताप का मापन किया जा सकता है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि ठंड के दिनों में अगर आप प्रातः काल में एक हाथ से लकड़ी का जो है कोई मतलब लकड़ी का कोई आइटम है उसको छुएं, या और दूसरे हाथ से लोहे का बना हुआ कोई आइटम छुएं, तो आप देखेंगे कि जो लोहे से बना हुआ आइटम होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो लोहे मतलब लोहे वाला आइटम है वो आपको ज़्यादा ठंडा क्यों लग रहा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है कि लोहे के गुटके का जो ताप होता है वो लकड़ी के गुटके से कम होता है। दूसरा कह रहे हैं लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तीसरा, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है। और चौथा है कि लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। तो राइट आंसर तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी ही, क्योंकि जो लकड़ी है वो मतलब कि लोहे की तुलना में ऊष्मा की कम चालक है। कम दैट मीन्स वो चालक होती ही नहीं है। आप देखिए ना, अगर वो ऊष्मा की चालक होती तो जो खाना पकाने वाले बर्तन होते हैं, क्या उसमें जो हत्थे बनाए जाते हैं वो लकड़ी के बनाए जाते हैं? ना बनाए जाते ना। तो इसी वजह से मेरे उसको आप कहिए कि वो ऊष्मा की सुचालक होती ही नहीं है, बल्कि कुचालक होती है। जो लकड़ी होती है ना वो ऊष्मा की कुचालक होती है, जबकि जो लोहा होता है वो ऊष्मा का सुचालक होता है। आप देखिए कि एक लोहे की रॉड लीजिए, उसको आप एक सिरे से अगर गर्म करिए तो आप देखिए बहुत जल्द ही आपको उसका जो लास्ट वाला छोर है यानी जो दूसरा सिरा है वो भी गर्म महसूस होने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन।
और जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो तेल दीप की बत्ती होती है वो तेल मतलब उसके उसमें जो है दीपक में जब आप दीपक जलाते हैं तो बत्ती में जो तेल ऊपर चढ़ रहा है वो क्यों चढ़ रहा है, उसका क्या लॉजिक है, वही आपसे पूछ रहे हैं। पहला कह रहे हैं दाब अंतर, दूसरा है केशिका, तो तीसरा कह रहे हैं कि तेल की जो श्यानता होती है वो कम होती है, और चौथा कह रहे हैं गुरुत्वीय बल। तो आप देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा केशिकत्व। अगर आप दीपक जलाएंगे, लालटेन लीजिए, लालटेन आप लोगों ने पता नहीं देखा होगा कि नहीं, देखा तो वैसे होगा ही, गांव में जो लोग होंगे वो सब देखे होंगे। इवन चिमनी, पहले बॉटल जैसे सिरप वगैरह की बॉटल होती थी ना, तो उसमें जो है कॉटन का कपड़ा, ये सपोज दैट ये बॉटल है, इसमें जो है मिट्टी का तेल डाल दिए और यहाँ पे उसके ढक्कन पे जो बॉटल का ढक्कन होता था उस पर एक छेद कर दिया जाता था और कोई कॉटन का कपड़ा उसमें डाल दिया जाता था और फिर आप उसको थोड़ा सा भिगा करके चिमनी माचिस जलाइए तो अच्छा खासा प्रकाश दिया करती थी। तो ये जो हमने यहाँ बत्ती ऊपर निकाली तो ऊपर जो बार बार ये तेल आप धीरे धीरे देखते जाएंगे कि जो बर्तन था या जो हमने दीप मतलब कि लिया हुआ था सिरप का बॉटल, उसमें तेल धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो वो क्यों ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब है कि जो तेल है वो ऊपर आ रहा है तो जल रहा है। तो ये जो ऊपर आने का प्रोसेस है ये क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे का जो कारण होता है वो होता है हमारा केशिकत्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका जो राइट आंसर हो गया वो गया ऑप्शन बी। कुछ अन्य जो है मतलब एग्जांपल्स देख लेते हैं केशिकत्व के। हमने तो एक चिमनी का एग्जांपल बता दिया और दीप की बत्ती भी इसमें दिया ही है ऑलरेडी। अभी और देख लेते हैं, जो ब्लॉटिंग पेपर होता है ना उस पर आप देखिए कि जो स्याही होती है वो शीघ्रता से ब्लॉटिंग पेपर जो है वो स्याही को बहुत जल्दी से सोख लेता है। क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे मतलब छिद्र होते हैं वो केश नली की तरह व्यवहार करते हैं। और लालटेन वाला भी मैंने अभी आपको बता ही दिया। जैसे जैसे चिमनी का बताया ना वैसे लैंप भी हुआ करता था, लालटेन या लैंप कुछ भी कहिए। और साथ में एक और पॉइंट है, आपने देखा होगा जो लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते होंगे जैसे कि मैं हूँ, तो जब बारिश होती है तो उसके बाद जो पापा लोग होते हैं वो अपने खेतों की जुताई कर देते हैं। क्योंकि जो अगर मतलब कि जुताई नहीं करेंगे तो जो मिट्टी में बनी हुई नमी है वो बाहर निकल जाती है। तो वो लोग जुताई कर देते हैं ताकि जो मिट्टी में बनी केश नलियाँ हैं वो टूट जाएं और जो पानी है वो ऊपर ना आ सके और मिट्टी में जो नमी है वो ज़्यादा टाइम तक बनी रहे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इवापोरेशन से संबंधित है। कह रहे हैं कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किन कारणों पर निर्भर करती है, टेम्परेचर, मतलब तरह का क्षेत्रफल या फिर वाष्प निकासी दर। आपके पास चार ऑप्शन है, नीचे दिए गए में से आपको सही उत्तर भी चूज करना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही है या फिर तीनों के तीनों ही सही हैं। तो राइट आंसर तो हो जाएगा इसका कि ऑप्शन 1, 2 एंड 3 सभी के सभी सही है। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, हालांकि ये करंट का मामला है। अमर जवान ज्योति की स्थापना कब की गई थी, 1972 में की गई थी, जो इंदिरा गांधी जी हैं इनके द्वारा। और क्यों की गई थी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये अभी कुछ ही मतलब 6-7 महीने पहले ही इसमें कुछ परिवर्तन आया था, उसी वजह से ये करंट का मामला था। तो आप देखिए कि जो 1971 में बांग्लादेश में युद्ध हुआ था, यानी कि जो पूर्वी पाकिस्तान है उसमें युद्ध हुआ था पश्चिमी पाकिस्तान से, जिसकी वजह से फिर हमारे हमारे मतलब भारत देश के नाती का जन्म होता है, जिसको हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। हालांकि अभी वहाँ भी बहुत उथल पुथल मची हुई है। तो ये जो बांग्लादेश का जन्म हुआ उसमें जो अमर हुए थे, शहीद हुए थे, मतलब कि जो हम मतलब सैनिक मारे गए थे उन्हीं को याद करने के लिए ये जो है बनाया गया था 1972 में जो अमर जवान ज्योति है ये। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये स्कीम से क्वेश्चन था, चूंकि ये है नहीं लेकिन एलईडी से संबंधित है इस वजह से मैंने इसको रख लिया। जो उजाला योजना है ये कब स्टार्ट की गई थी, और स्कीम से क्वेश्चंस बहुत पूछता भी हैं हमारे उत्तर प्रदेश पीसीएस में, तो हमने रख लिया इसको। 2014 में, 2015 में, 2018 या फिर 2019 में। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो उजाला योजना। ध्यान रखिएगा उज्ज्वला योजना से कंफ्यूज मत करिएगा, उज्ज्वला दूसरी योजना है और जो उजाला है वो दूसरी योजना है। उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में जो गैस सिलेंडर हैं उनका जो है क्या करवाया गया था, तो उनका लाइसेंस, दैट मीन्स क्या करवाते हैं, अरे रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी करवाना होता है वो फ्री में करवाया गया था। जबकि जो उजाला स्कीम है इसके तहत एलईडी बल्ब बांटे गए थे। अगर आपसे उजाला का कोई फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, यही उजाला का क्या है फुल फॉर्म। फिर से बता रही हूँ, उन्नत ज्योति बाई
अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। तो ये है हमारे उजाला का फुल फॉर्म, और इसको जो है मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 2015 में। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, पानी में, तारपीन के तेल में, कांच में या फिर नायलॉन में। तो आप इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पानी, कि जो प्रकाश की चाल है वो पानी में सबसे अधिक होती है, और होती कितनी है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी पानी में किसकी चाल होती है, प्रकाश की चाल होती है। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है कि जो ध्वनि की गति से अधिक रफ्तार से चलने वाले जेट विमान हैं उनसे जो शोर उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहेंगे, सोनिक बूम, सबसोनिक, सुपरसोनिक या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो हमारा जेट विमान से उत्पन्न शोर है, और वो भी ऐसे जेट विमान जो ध्वनि की गति से भी ज़्यादा रफ्तार से चल रहे हों, तो उनसे जो शोर उत्पन्न होता है उन्हें हम सोनिक बूम कहते हैं। और अगर ये आपसे पूछ ले कि इनका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक जो इनका पैमाना है वो क्या है, वो है मैक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमसे क्या पूछ रहा है, पूरा पहले क्वेश्चन ही आप देखिए, यहाँ तक क्वेश्चन है। अब कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन पद्धतियों से पृथ्वी पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण सुनिश्चित किया जा सकता है। और कह रहे हैं कि पहला ऑप्शन है नील हरित शैवाल, दूसरा है उर्वरक, तीसरा है गरज और प्रकाश। और आपको बताना है सही उत्तर कौन सा है, केवल 1-2 सही है, 2-3 सही है, 1-3 सही है, या फिर सारे के सारे सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। जो नील हरित शैवाल है इनसे भी जो है क्या हुआ होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, उर्वरक से भी किया जाता है, गरज और प्रकाश से भी किया जाता है। तो अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमसे क्या पूछ रहा है, तो ये देखिए अभी उस दिन हम बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि हमको पारा से कौन सा रोग होता है याद नहीं आ रहा था। इस बार पारा से कौन सा रोग होता है ये हमारे आरओ में पूछा गया था। तो चलिए देख लेते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। रोग एक साइड दिया है, एक साइड उत्तरदायी कारक है, मिनीमाता, ब्लू बेबी सिंड्रोम, इटाई या न्यूमोकोनियोसिस, मरकरी, पारा, लेड, कैडमियम एंड कोयले की राख। तो चलिए मैच करते हैं। आपको इसमें केवल यही बताना है कौन सा सही मतलब कि मैच नहीं है। तो मिनी माता ये मरकरी या पारे की अधिकता से हो जाता है, एकदम सही बात है। ब्लू बेबी सिंड्रोम आप देखिए लेड की अधिकता से, नहीं, ये लेड की अधिकता से नहीं होता, ये नाइट्रेट की अधिकता से होता है। और ये क्वेश्चन ना एक बार पूछा जा चुका है, मेरे ख्याल से 2022 में पूछा गया था। ये जो नाइट्रेट है उसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। इटाई कैडमियम की अधिकता से होता है, और जो न्यूमोकोनियोसिस है ये कोयले की राख की वजह से होता है, तो याद रखिएगा। और एक और पॉइंट है, जैसे इटाई भी पूछ लिया गया है, ब्लू बेबी सिंड्रोम भी पूछा जा चुका है, मिनी माता भी पूछा जा चुका है। अब 1-2 ऐसे हैं जो याद रखिएगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, ये जो न्यूमोकोनियोसिस है ये अभी उत्तर प्रदेश फिशर्स ने नहीं पूछा, तो इसको याद रखिएगा, कोयले की राख से होता है। इसके साथ साथ एक योकाइची अस्थमा नामक रोग होता है, योकाइची अस्थमा। और ये कैसे होता है, मतलब किसकी वजह से होता है, तो पेट्रोलियम और जो कच्चे तेल होते हैं इनको जलाने की वजह से हो जाता है। और एक और रोग होता है जिसको हम कहते हैं वात स्फीति, और ये किसकी वजह से होता है, तो जो वायु प्रदूषण है यानी कि जो एयर पॉल्यूशन है और जो सिगरेट का धुआं है इनकी वजह से वात स्फीति नामक रोग हो जाता है। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, हैदराबाद, मुंबई, पुणे एंड दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन डी, यानी कि जो राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान है ये दिल्ली में स्थापित किया गया है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, ये इसकी स्थापना जो है वो 1977 में की गई थी। और किस रूप में की गई थी, उस टाइम पे इसका नाम था मलेरिया रिसर्च सेंटर। आगे चल करके 2005 में इसका नाम परिवर्तन करके राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान रख दिया गया। और ये जो है भारतीय जो आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद है उन्हीं संस्थानों में से एक है, कौन, मलेरिया अनुसंधान संस्थान। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और इसका स्थापना कब किया गया है, फिर से बता दें 1977 में, और आगे चल करके इसका नाम 2005 में बदल दिया गया। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है,
कह रहा है किसकी उपस्थिति के परिणाम स्वरूप जो गाय का दूध होता है उसका जो रंग है वो हल्का पीला हो जाता है। खूब पूछा जाता है क्वेश्चन। रिबोलोस या फिर राइबोफ्लेविन या फिर जैंथोफिल या फिर बीटा कैरोटीन। तो जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, यानी कि जो बीटा कैरोटीन होता है इसी की वजह से जो गाय का दूध है वो आप देखेंगे कि हल्का पीला कलर का होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्रिप्टोलॉजी, सिक्रोटोलॉजी, इक्थियोलॉजी या फिर नियोंटोलॉजी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो मछलियों का अध्ययन है जिस ब्रांच में किया जाता है उसे हम इक्थियोलॉजी कहते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है यही आज का लास्ट क्वेश्चन होगा और एक वीडियो और आएगी, उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चंस जो साइंस के हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। फिर हम लोग अभी जो कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा हिस्ट्री, उसमें 50 क्वेश्चन ही कंप्लीट किया है टोटल, उसको 100 कर लेंगे, फिर हो सकता है पॉलिटी देखें। फिर आप देखिए निम्नलिखित में से कौन जियोलाइट यानी जल सैक्टिस का एक उदाहरण है? आपके पास चार ऑप्शन है, सोडियम टेट्राबोरेट, फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट या जो हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन डी, यानी कि हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ आज के जो क्वेश्चंस थे उन्हें समाप्त करते हैं और जो और अन्य क्वेश्चंस बचे हुए हैं अभी 10-20 क्वेश्चंस टोटल बचे होंगे और उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, जो हमारे बताने का तरीका है वो ठीक लग रहा होगा। और अगर आप लोगों को सब कुछ ठीक लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर दिया करें, आखिरकार मेहनत लगती है। तो चलिए ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आप लोगों को सब कुछ पसंद आ रहा होगा और फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, हमने अपने इसी चैनल पे लूसेंट की जो सीरीज़ है वो कराई हुई है। अब हम कुछ दिनों तो हालांकि उसको बंद रखेंगे जब तक ये पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। पीसीएस के एग्ज़ाम के बाद ही अब उसको हम स्टार्ट करेंगे। उसमें हालांकि जो हिस्ट्री है वो ऑलरेडी कंप्लीट भी हो चुका है और पॉलिटी में भी हमने जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, पीएम सीएम इन सबको पढ़ा दिया है। इवन संसद का लगभग टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। संसद में अभी कुछ छूट गया है तो वही सुप्रीम कोर्ट छूट गया है। अब उसको अब अभी नो नहीं करा पाएंगे जब तक ये पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। पीसीएस के एग्ज़ाम के बाद ही इसको कराएंगे हम। और जो उसमें हिस्ट्री वगैरह है उसे आप देख सकते हैं, जो टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करा दिए हैं उन्हें आप देख सकते हैं। और साथ में इसी पे आप देखिए कि हमने पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं पहले ही और इसके साथ साथ हमने पीवाईक्यू पीसीएस के करवाए हुए हैं। तो ये सारी वीडियोस भी आपको चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से मिल जाएंगी, तो इन सबको आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।